हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने राज्य व्यवस्था की पूरी क्लासेस को खत्म किया और हमने संविधान को विस्तृत रूप से समझा। इस क्लास में हम शुरू कर रहे हैं भूगोल, ज्योग्राफी की विषय वस्तु को। अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो ज्योग्राफी का मतलब होता है जियोग्राफी। जियो का मतलब भू, ग्राफी का मतलब अध्ययन, यानी कि भू पृथ्वी, अध्ययन स्टडी। तो पृथ्वी का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। अगर हम देखें फादर ऑफ ज्योग्राफी तो दो लोगों को फादर ऑफ ज्योग्राफी का श्रेय जाता है, हिकेटियस तथा एरेटोस्थनीज। शुरुआत में भूगोल का कार्य पृथ्वी के वर्णन करना था, किंतु आज भूगोल अपने बढ़ते हुए क्रम में इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि वह भविष्यवाणियां भी करती है। भविष्यवाणी का मतलब कहां पर भूकंप आने की संभावना है, कहां पर बाढ़ आने की संभावना है और इस बार वर्षा ज्यादा होगी या कम होगी, यह हमें भूगोल ही बताता है। तो जब हम भूगोल को शुरू करते हैं और पृथ्वी के अध्ययन को शुरू करते हैं तो हमारे समझ में आता है कि पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है और यह सौरमंडल एक गैलेक्सी में आता है जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसे हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। और यह गैलेक्सी एक ब्रह्मांड का हिस्सा है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड एक पदार्थ है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्रह्मांड को। अगर हम देखें तो ब्रह्मांड के लिए कई सिद्धांत आए। सतत सिद्धांत आया, दोलन सिद्धांत आया, किंतु जिस सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का श्रेय जाता है, जिसने ब्रह्मांड को समझाया, वह था महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एफ जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी गई। जॉर्ज लेमेत्रे बिग बैंग थ्योरी के दाता हैं। उनके अनुसार पूरा ब्रह्मांड एक पदार्थ के रूप में स्थित था। तो एक ब्रह्मांडीय पदार्थ के रूप में क्या था? पूरा एक ब्रह्मांड था जिसमें 15 अरब वर्ष पूर्व लगभग 14.7, कितना? 14.7, जैसे हम लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व बोलते हैं, उसमें विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के पश्चात इसी विस्फोट को क्या कहते हैं? बिग बैंग। विस्फोट हुआ तो यह पदार्थ ऐसे बिखर गया, ऐसे बिखरा। तो ये जो पदार्थ बिखरा, तो ये पदार्थ जो बिखरा यही निर्माण करता है आकाश गंगाओं का, गैलेक्सीज का। तो अगर हम देखें तो पूरा ब्रह्मांड एक पदार्थ के रूप में मौजूद था और उसमें हुआ विस्फोट। कब हुआ? 15 अरब वर्ष पूर्व लगभग। और यह जो पदार्थ है जो सब जगह बिखरा, यह जो बिखरा पदार्थ है यही क्या बना? आकाश गंगाएं। क्या बना? आकाश गंगाएं। तो यह जो आकाश गंगाएं हैं इनकी काउंटिंग नहीं है, असंख्य आकाश गंगाएं हैं। इसीलिए अभी तक नहीं पता कि यह ब्रह्मांड जो यूनिवर्स है यह ओपन है या क्लोज है। अगर यह बंद है तो इसका मतलब यह हुआ कि आकाश गंगाओं का जो प्रसार है वह नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड का जो प्रसार है वह नहीं हो रहा है, वो एक जैसा है। किंतु यह भी नहीं पता कि वह खुला है, कि उसका आकाश गंगाओं का ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि हम अभी ब्रह्मांड का नाम मात्र ही जान पाए हैं अब तक की रिसर्च में। तो ब्रह्मांड के विषय में अगर हम बात करें तो वह असंख्य आकाश गंगाओं, असंख्य का मतलब जिसकी काउंटिंग नहीं है, बहुत सारी आकाश गंगाओं का क्या है? समूह है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। और यह जो आकाश गंगाएं हैं यह तारों निहारिकाओं का समूह होता है, स्टार्स एंड नेबुलास। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड नेबुलास, तो तारों का निहारिकाओं का समूह होता है जिसे हम आकाश गंगाएं कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है और सूर्य यदि एक तारा है तो ऐसे सूर्य जैसे जो तारे हैं बहुत सारे अनगिनत, इन तारों का समूह क्या कहलाएगा? एक गैलेक्सी कहलाता है, एक आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगाओं की अगर आकृति की बात करी जाए तो वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला सर्पिलाकार, स्पाइरल, अगर हम देखें कैसी? स्पाइरल। दूसरा दीर्घवृत्ताकार, इलिप्टिकल। और तीसरा अव्यवस्थित, इर्रेगुलर। अव्यवस्थित, इर्रेगुलर। अब हम आते हैं अपनी आकाश गंगा पर।
जिसका नाम है मंदाकिनी, जिसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। तो मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है और इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार, स्पाइरल। तो अपनी जहां हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, जिसमें यह सौर मंडल है, वह किस गैलेक्सी का हिस्सा है? मंदाकिनी का। किसका हिस्सा है? मंदाकिनी का। मंदाकिनी को दुग्ध मेखला भी कहते हैं और इंग्लिश में मिल्की वे। यह कैसी है? स्पाइरल। इसकी 3 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 3। और 3 भुजाओं में से सूर्य दूसरी भुजा पर है। कौन सी भुजा पर? दूसरी भुजा पर। तो हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है जिसकी 3 भुजाएं हैं। अगर हम देखें तो सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं। अगर हम देखें तो पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। 365 दिन और सामान्यतः 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? इस आकाशगंगा का, यानी कि मंदाकिनी का। तो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, उसके चारों ओर घूमता है। कितने वर्षों में? लगभग 22.5 करोड़ वर्षों में। जैसे सामान्यतः 25 करोड़ वर्ष कहते हैं कि सूर्य 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर कंप्लीट करता आकाशगंगा का। और यह सूर्य अब तक 30 चक्कर पूरे कर चुका है मंदाकिनी के। कितने चक्कर पूरे कर चुका है? 30। यह बात याद रखिएगा। और इस चीज को समझने के लिए, ग्रह की परिक्रमा को समझने के लिए केपलर के नियम आए थे। केपलर इन चीजों को अच्छी तरह से समझाकर भी गए हैं। तो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है और अब तक कितने चक्कर लगा चुका है? 30। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में महाविस्फोट सिद्धांत जॉर्ज लेमेत्रे ने दिया। ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ 15 अरब वर्ष पूर्व और बहुत सारी आकाशगंगाएं बनी। आकाशगंगाओं में तो एक आकाशगंगा बनी मंदाकिनी, जिसमें सौर मंडल आता है और इसी सौर मंडल के 8 ग्रह में से एक ग्रह है पृथ्वी और उसका एक महाद्वीप है एशिया और एक महाद्वीप एशिया में एक देश है भारत। तो हम इस बात को समझ पा रहे हैं। तो मंदाकिनी जो आकाशगंगा है वह किसका समूह होती है? तो आकाशगंगा किसका समूह होते है? तारों का समूह होती है और बहुत सारे तारे, असंख्य तारों का यह समूह एक आकाशगंगा का निर्माण करता है। अगर हम देखें तो हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है, इसके सबसे पास में जो आकाशगंगा है उसका नाम है देवयानी। तो मंदाकिनी के सबसे निकटतम आकाशगंगा, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसके सबसे निकट में आकाशगंगा अगर पूछी जाए तो कौन सी है? देवयानी, एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा या देवयानी। अगर हम देखें तो निहारिका, सबसे पहले निहारिका, तारों और निहारिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। तो निहारिका क्या है? नेबुलास। तो धूल और गैस के कणों का समूह जो बादल बनते हैं, गैस और धूल के मेघ यानी बादल, क्या किसका निर्माण करते हैं? निहारिकाओं का। और यही निहारिकाएं बाद में क्या बनती हैं? तारे बनती हैं। तो गैस और धूल के मेघ क्या कहलाएंगे? निहारिका। और यही निहारिकाएं बाद में तारों का निर्माण करेंगी। शुरुआती स्तर पर तारे, जो प्रथम अवस्था होती है तारे की, उसे प्रोटो स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो स्टार। वो चमकदार होता है और जिस प्रकार से तारे की उम्र बढ़ती जाएगी वो उतना चमकीला और लाल की ओर बढ़ता जाएगा। अगर कोई तारा लाल है तो समझिए उसका अंत निकट है, यानी कि तारों का रंग उम्र का सूचक है। तारों का रंग उम्र का सूचक है। तो तारे में अगर हम देखें तो तारे में हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% होती है। और तारों में जो ऊर्जा होती है वो किसके कारण होती है? नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब 2 छोटे परमाणु मिलकर एक बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं तो वह नाभिकीय संलयन होता है और उसमें अपार ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? अपार ऊर्जा। तो तारों में हाइड्रोजन तथा हीलियम होती है और तारों में जो ऊर्जा का कारण है वो क्या है? नाभिकीय संलयन। तारों का रंग उम्र का सूचक होता है। तारे का जो रंग होगा वह उसका सूचक होगा। अगर कोई तारा येलो स्टार है
तो वह अपने जवानी के समय पर है। और अगर कोई तारा लाल हो गया है, रक्त दानव, रक्त जैसे बोलते हैं, तो रक्त दानव जैसे बोलते हैं लाल कलर का, वह अपनी अंतिम उम्र पर है। कैसी उम्र पर है? अंतिम उम्र पर। तो तारों का रंग उम्र का सूचक होता है कि तारे की उम्र क्या है। यह बात याद रखिए। अगर हम देखें तो तारे जब अपनी अंतिम अवस्था पर आते हैं, तो तारे जब डेड होते हैं, मृत होते हैं, और जब डेड होते हैं तो उनमें अंतिम अवस्था में एक विस्फोट होता है। क्या होता है? विस्फोट होता है, जिसके बाद उनका द्रव्यमान अपने द्रव्यमान से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम को समझाने के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, एक भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक लिमिट दी, जैसे चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर लिमिट। वो क्या थी कि सूर्य से अगर कोई तारा है और उसकी मृत्यु होती है, डेड होता है, और डेड होने के बाद जो तारा है अगर उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुना होता है। सामान्यतः समझिए कि एक तारा था, उसका द्रव्यमान जो है, जब वो चमक रहा था, उसका द्रव्यमान था 1 टन या 1 क्विंटल। सामान्य भाषा में समझिए, बहुत बड़े बड़े होते हैं जो सामान्य समझाने के लिए। 1 क्विंटल था। और सूर्य का द्रव्यमान मान लीजिए कितना हो? 2 क्विंटल हो। और जब यह तारा डेड हुआ और इसका द्रव्यमान डेड होने के बाद 6 टन हो गया, या 1 टन था, 1 टन से कितना हो गया? 6 टन हो गया। और सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 2 टन। उसका 3 गुना कितना होगा? 6 टन। तो जब तारा डेड हुआ तो उसका द्रव्यमान हुआ 6 टन, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना। अगर सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना होता है तो वह तारा ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल का मतलब कृष्ण विवर बन जाएगा। ब्लैक होल उसे कहते हैं जिसमें से प्रकाश आर पार न जा सके, प्रकाश आर पार न जा सके, जिसकी पिक्चर को क्लिक न किया जा सके, वह कैसा होगा? वह ब्लैक होल होगा। यानी कि एक ऐसी सरफेस बन जाती है तारे की ब्लैक होल बनने के बाद कि उसमें से प्रकाश भी गुजर नहीं पाता है। क्या नहीं गुजर पाता? प्रकाश। तो समझिए, चंद्रशेखर लिमिट क्या कहते हैं कि सूर्य से 3 गुना द्रव्यमान वाले तारे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहलाएंगे। इस बात को, ब्लैक होल शब्द सबसे पहले प्रयोग किया किसने? तो वह प्रयोग किया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, व्हीलर। अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे व्हीलर। व्हीलर ने इसे ऐसे तारे को क्या कहा? जो सूर्य से 3 गुना द्रव्यमान वाला तारा होगा, बड़ा तारा होगा, या 3 गुने से ज्यादा बड़ा तारा होगा, उसे क्या कहेंगे? ब्लैक होल, कृष्ण विवर। तो तारे के विस्फोट के पश्चात अगर आप देखें, हम तारे के विस्फोट के पश्चात, यानी कि तारा जब अपनी अंतिम अवस्था में विस्फोट होता है और क्या हो जाता है? वह डेड हो जाता है, तो क्या स्थिति होती है? डेड होने के बाद यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से कम है, यानी कि सामान्यतः समझिए सूर्य का द्रव्यमान है 1 टन और कोई तारा डेड हुआ, उसका द्रव्यमान हुआ 1.33 टन, यानी कि 1.44 से कम, तो वह तारा क्या बनेगा? वह बनेगा कृष्ण वामन, ब्लैक डॉर्फ। क्या बनेगा? ब्लैक डॉर्फ। अगर सूर्य के द्रव्यमान से 3 गुने से कम होता है, यदि कोई तारा डेड होता है, सूर्य का द्रव्यमान 1 टन है और मरने के बाद वो कोई अन्य तारा 1.5 टन का होता है, यानी कि 3 टन से कम होता है, 1.44 से ज्यादा होता है, तो ऐसे तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार, न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और यदि कोई तारा डेड होने के बाद सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना या 3 गुने से अधिक होता है, यानी कि सूर्य का द्रव्यमान 1 टन है और कोई तारा डेड होने के बाद 3 टन का हो जाता है, यानी सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना, तो ऐसे तारे क्या बनते हैं? ब्लैक होल। ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर। क्या बनते हैं? कृष्ण विवर, ब्लैक होल। तो तारे मृत अवस्था में डेड होने के बाद अगर उनका द्रव्यमान 3 गुना होता है तो वो बनते हैं ब्लैक होल, और उनसे सूर्य का जो सूर्य से कितने गुना है? 3 गुना। तो ऐसे तारे क्या बनेंगे? ब्लैक होल, और उनसे प्रकाश भी गुजर नहीं सकता है। ये बात याद रखिएगा।
अब ये जो तारामंडल है, तारे हैं, यह एक तारामंडल का निर्माण करते हैं। तारामंडल क्या है? जैसे हमारे यहाँ एक टर्म चलते है सप्तऋषि तारामंडल। क्या चलता है? सप्तऋषि तारामंडल। 7 तारे एक क्रम में एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, जैसे अंग्रेजी में ग्रेट बियर, क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर। तो सप्तऋषि तारामंडल 7 तारों का समूह एक किसका निर्माण करेगा? तारामंडल का। तो ऐसे असंख्य तारामंडल इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। किंतु यदि हम देखें पृथ्वी से हमें इस आकाश गंगा में 88 तारामंडल, 88 तारामंडल दिखाई देते हैं। तो तारों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? तारामंडल। और 88 तारामंडल की पुष्टि कौन करता है? तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, जैसे IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि तय करता है तारों को, जो तय करता है ग्रहों को। यही वह संस्था है IAU जिसने 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और 9वां ग्रह समाप्त होने के बाद वर्तमान में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ये संस्था IAU के द्वारा ही तय किया गया। तो IAU क्या कहता है कि हमारे यहाँ कितने तारामंडल हैं? अगर हम देखें तो पृथ्वी से कितने तारामंडल दिखाई देते हैं? 88 तारामंडल। और कितने नक्षत्र हैं? तो 12 नक्षत्र हैं। और इन्हीं 12 नक्षत्र को हम राशियों में देखते हैं। हमारी जो राशियां हैं, मेष, कन्या, मिथुन, ये सभी कितनी राशियां हैं? 12 राशियां हैं। सूर्य कितनी राशियों से गुजरता है? 12 नक्षत्रों से गुजरता है। तो उसे क्या बोलते हैं? राशियां। ठीक है। तो तारामंडल कितने हुए? 88, जो कि पृथ्वी से दिखाई देते हैं। और सबसे ज्यादा किस गोलार्ध से दिखाई देते हैं? अगर हम पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी की जो शेप है, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध से सबसे ज्यादा तारामंडल आपको दिखाई देते हैं। तो उपयोगी रही सेशन। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, चीजों को समझिए कि भूगोल, जियोग्राफी, जियो प्लस ग्राफी यानी कि पृथ्वी का अध्ययन। और यह अगर देखें तो इसके फादर कौन है? तो भूगोल के फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटियस तथा इरेटोस्थनीज को फादर माना जाता है ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी की शुरुआत होती है ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड के विषय में कई सारे सिद्धांत आते हैं, किंतु सर्वविदित और सर्वमान्य सिद्धांत जिसका नाम है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, कौन देता है? एफ जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे कहते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व लगभग ब्रह्मांड का सृजन होता है और ब्रह्मांड में विस्फोट होने के बाद वह बिखर जाता है पदार्थ, ब्रह्मांडीय पदार्थ, और आकाश गंगाओं का निर्माण करता है। असंख्य आकाश गंगाओं का निर्माण करता है। और यह असंख्य आकाश गंगाएं क्या हैं? तो यह तारों का समूह है। आकाश गंगाएं 3 प्रकार की होती हैं आकृति के रूप में, सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अव्यवस्थित। अगर अपनी आकाश गंगा की बात की जाए, मंदाकिनी, जैसे दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, यह सर्पिलाकार है और इसकी 3 भुजाएं हैं और 3 भुजाओं में से सूर्य दूसरी भुजा पर है। सूर्य मंदाकिनी आकाश गंगा का चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है और अब तक 30 चक्कर उसने पूरे किए हैं। अब ये आकाश गंगाएं तारों तथा निहारिकाओं का समूह होता है। निहारिकाएं क्या होती हैं? गैस और धूल कण के बादलों को क्या कहते हैं? निहारिकाएं। और निहारिकाएं बाद में तारे बनते हैं। तारे शुरुआती अवस्था में प्रोटोस्टार कहलाते हैं। तारों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस और फिर हीलियम गैस पाई जाती है। दूसरा, अगर हम देखें तारों का रंग तारों की उम्र का सूचक है। तारों का रंग तारों की उम्र का सूचक है। उसका रंग जैसा होगा उसकी उम्र को सूचित करेगा कि उम्र कितनी है। अगर हम देखें तो इस तारों को मृत होने के बाद अलग अलग नाम दिए जाते हैं और उस नामों को तय करने के लिए भारतीय वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक लिमिट दी जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। और अगर उसमें देखें तो यदि तारा डेड होने के बाद उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 होता है तो उसे कृष्ण वामन, ब्लैक डॉर्फ कहते हैं। अगर किसी तारे के मृत होने के बाद उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 से 3 गुने से कम होता है तो वो बनेगा न्यूट्रॉन तारा।
और यदि किसी तारे के मरने के बाद उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना होता है या उससे अधिक होता है तो वो बनेगा ब्लैक होल। कृष्ण विवर। तो और ब्लैक होल जैसे शब्द की व्युत्पत्ति या ब्लैक होल शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो अमेरिका के एक भौतिक शास्त्री, एक साइंटिस्ट व्हीलर ने इस शब्द का प्रयोग किया। तारामंडल, तारों का एक व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? तारामंडल। और अगर हम देखें तो IAU अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार 88 तारामंडल हैं जो हमें पृथ्वी से दिखाई देते हैं। उम्मीद है यह पहला सेशन आपको शानदार लगा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।